नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह साल बहुत अच्छे से गुजरे, आज़ादी के साथ गुजरे। आप चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न है, देश की पहली लिथियम खदान कहाँ शुरू होगी? तो इसका सही जवाब है कटघोरा। कटघोरा में जल्द शुरू होगी पहली लिथियम खदान, जो कि देश की भी पहली लिथियम खदान होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने बताया कि इसकी नीलामी के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नई दिल्ली में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में इस खदान को लेकर लंबी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। भारत में अब कुल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? तो इसका सही जवाब है 85। भारत में अब 85 रामसर साइट्स हो चुके हैं। तमिलनाडु के नांजारायन और काजुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जिससे अब रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85 हो गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LRGB यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है गौरव बम, है ना, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने की है। इसे पावरफुल नेविगेशन सिस्टम लगा है। GPS नेविगेशन सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम की मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है और लक्ष्य को भेजा जाता है। ठीक है, बम का इस्तेमाल सुखोई 30 MK फाइटर जेट के साथ किया जा सकता है और यह बम दुश्मनों को उनके ठिकानों को टारगेट कर पाएगा जो एंट्री एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर हैं। ठीक है, तो ये आपका LRGB का परीक्षण भारत ने सफलतापूर्वक कर लिया है। इसको याद रखिएगा। यह परीक्षण जो हुआ था यह उड़ीसा के तट पर हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे हम 1 से 14 अगस्त के रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किस पुस्तिका का विमोचन किया? इसका सही जवाब है CG साथी। इसको याद रखिएगा। CG साथी का विमोचन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है RS विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये पूर्व IAS हैं, रिटायर्ड IAS हैं। इसके अलावा 7 सदस्यों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में कितने नए जिला पंचायत बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है 6 नए जिला पंचायत बनाए गए हैं। 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। ये 12 जो जिला पंचायतें हैं वो नए ज़िले थे, है ना, उनमें से 6 तो पुराने ही रह गए और 6 नए बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, 6 नए जिला पंचायत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में कौन से स्थान में है? इसका सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर USA है। ठीक है, USA 65 लाख किलोमीटर के लगभग वहाँ सड़क है, जबकि भारत में 63 लाख किलोमीटर की लगभग सड़क है, जबकि चाइना में 52 लाख किलोमीटर के आसपास सड़क है। ठीक है, तो सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट मार्टिन द्वीप किसके अधीन है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ये सेंट मार्टिन द्वीप ही सारे विवाद की वजह है। ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कारण ये है कि USA ने सेंट मार्टिन द्वीप को मांगा था, ऐसा शेख हसीना वाजिद का कहना है, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसे देने से मना कर दिया। इसलिए USA ने वहाँ आंदोलन कराकर तख्ता पलट कर दिया। USA का स्टांस देख के लगता भी है
कि शेख हसीना वाजिद की बात सही हो सकती है, क्योंकि उसके बाद प्रोफेसर यूनिस जो कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा लाडले हैं वो वापस आते हैं और उनको प्रधानमंत्री की कमान दे दी जाती है। लगभग वो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इसके पीछे है। ठीक है। और सेंट मार्टिन द्वीप इन फ्यूचर भी न्यूज़ में रहेगा, आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसको जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। हो सकता है सैन नड्डा अमेरिका को यहाँ मिल जाए और इसके साथ ही कोई नया देश भी यहाँ पे फॉर्म करने की अमेरिका की योजना है, जैसा कि शेख हसीना वाजिद ने कहा था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू। पहला प्रश्न है, सीता देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है बेमेतरा। तो बेमेतरा में सीता देवी मंदिर स्थित है, इसे याद रखना है। ठीक है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो बेमेतरा में स्थित है, और ये देवर बीजा नामक स्थान में स्थित है। तालाब के बीच बगल में है ना, देवराहा तालाब है, उसके बगल में स्थित है, बेमेतरा में स्थित है। और इसे कलचुरी काल में बनाया गया, 12वीं शताब्दी के आसपास इसे बनाया गया है। प्राचीन मंदिर है, न्यूज़पेपर में बना हुआ है, तो इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन महासीर फिश या मछली छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है। तो ये आपका गरियाबंद में पाई जाती है। गोल्डन महासीर फिश छत्तीसगढ़ किस जिले में पाई जा रही है? तो गरियाबंद में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है। गोल्डन महासीर फिश। अब इसके अलावा कहाँ पाई जाती है? तो ये हिमालय में पाई जाती है, तो हिमालय को याद रखना है। और हिमालय के अलावा गरियाबंद छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जम के शिकार किया जा रहा है, और जानते हैं आप फिश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है, खान पान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के हिंदू अपना देश छोड़कर भारत आना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप जानते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के बाद हिंदुओं के घरों में तेज़ी से हमले हुए, जिसके कारण से हिंदू वहाँ से भागकर भारत की ओर आ रहे हैं। और जो बीएसएफ है उससे लगातार शरण मांग रहे हैं, यानी कह सकते हैं एक तरीके से अनुरोध कर रहे हैं कि हमको भारत में एंट्री दी जाए। ऑलरेडी भारत के जो वरिष्ठ नेता हैं, है ना, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थी हिंदू भारत में आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अगर इसके आधे भी आ जाएं तो भारत संभाल नहीं पाएगा। आधे क्या, इसके 10% भी, यानी 10 लाख अगर आ जाएं तो भी भारत संभालने की स्थिति में नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ेंगे, और जैसे जैसे शरणार्थी भारत की सीमा में प्रवेश करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि भारत और बांग्लादेश एक अगले युद्ध की ओर बढ़ेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध इससे पहले नहीं हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, और आज़ादी दिलाने के बाद अब स्थिति ये है कि यानी वहाँ के हिंदुओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है ना, जिस कारण से वे भारत की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, ये जो है, अगर शरणार्थी समस्या भारत पे ज़्यादा बढ़ेगी तो भारत बिल्कुल इस पे एक्ट करेगा, और ये मान के चलिए कि सैन्य कार्यवाही भी भारत बांग्लादेश के ऊपर कर सकता है, वहाँ की सेना के ऊपर कर सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं हैं, ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगला युद्ध देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की किस संस्था ने 30 वायरस और बैक्टीरिया की सूची जारी की है? तो इसका सही जवाब है WHO। WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने 30 वायरस और बैक्टीरिया की सूची जारी की गई है और बताया गया है कि नेक्स्ट पैंडेमिक भी आ सकता है। ये सारे वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं जो पैंडेमिक का रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वायरसेस और बैक्टीरिया की सूची जारी की गई है। किस देश ने मेगा अर्थक्वेक की चेतावनी अपने देश में जारी की है? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान जो है, जिसकी राजधानी टोक्यो है, इसने अपने देश में मेगा अर्थक्वेक की चेतावनी जारी की है। आप जानते हैं पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है जापान, और यहाँ पे लगातार भूकंप और ज्वालामुखी की समस्या बनी रहती है और सुनामी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस देश में मेगा अर्थक्वेक की जानकारी चेतावनी जो है वो जारी की गई है। निश्चित तौर पे कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, जापान पे आपको नज़र बना के रखना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि विश्व भूगोल जो है और विश्व की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जापान में 4 द्वीप महत्वपूर्ण हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकाकू। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग ने किस संस्था के अध्यक्ष माधवी बुच पर आरोप लगाया है? तो इसका सही जवाब है सेबी। सेबी के ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया। हिंडनबर्ग वही संस्था है जिसने इससे पहले अदानी ग्रुप के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके कारण अदानी के जो शेयर हैं वो 85% तक क्रैश कर गए थे, और इसके बाद अब सेबी के प्रमुख के ऊपर आरोप लगाना एक गंभीर बात है। और अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर इनका कुछ मिल जाता है तो उसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि सेबी तो खुद रिसर्च करती है स्टॉक मैनिपुलेशन से संबंधित कंपनियों के ऊपर नीचे, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है सेबी का। तो अब सेबी की जांच कौन करेगा, ये समस्या है। और दूसरी ओर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार जो है इस पर कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। और निश्चित तौर पे अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए थे वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी जांच भी सेबी ने ही की है। तो अब सेबी के ऊपर आरोप लगा दिया है, तो अब इसकी जांच कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, हिंडनबर्ग वही संस्था है जिसके द्वारा अगर किसी शेयर के ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है तो उसके प्राइस में लगातार गिरावट आती है, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। हालांकि हिंडनबर्ग खुद ये बताते हैं कि वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका मतलब शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि गिरावट की आशा से अगर कोई शेयर को यानी बेचे, ठीक है, जबकि उसके पास नहीं है तो भी अगर उसको बेचते हैं तो शॉर्ट सेलर कहलाते हैं वो। ठीक है, सेलर मतलब बेचना, लेकिन अब उनके पास तो है नहीं शेयर, तो शॉर्ट सेलर का मतलब यही होता है कि उनके पास नहीं है। पहला प्रश्न है, वह कौन सा पौधा है जिसके कारण हाथियों का रहवास छत्तीसगढ़ में बदल गया है और ग्रामीणों पर हाथियों के हमले बढ़ गए हैं? इसका सही जवाब है लैंटाना कैमरा। इस पौधे के बढ़ने के कारण माना जा रहा है कि हाथियों का छत्तीसगढ़ में आक्रमण बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से पर्वतारोही ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को में चढ़ाई करने जाएंगे? तो इसका सही जवाब है राहुल गुप्ता। ठीक है, तो राहुल गुप्ता किस जगह जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे माउंट कोसिस्को में चढ़ाई करने। अब माउंट कोसिस्को किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस तरीके से एक पर्वत है। ठीक है, इसको याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो उसके लिए विश्व भूगोल में ऑस्ट्रेलिया टॉपिक को कवर किया गया, वहाँ पे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। विश्व भूगोल जो है वो करंट अफेयर्स से लिंक्ड है, बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं। अक्सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं और हमको लगता है कि ये करंट अफेयर्स का है, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन विश्व भूगोल से रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसलिए विश्व को जानना जरूरी होता है। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है बलौदाबाजार, भाटापारा, अंबिकापुर,
बिलासपुर या रायपुर? तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बलौदाबाजार भाटापारा का जो जिला अस्पताल है वो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। और इसके लिए जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने बधाई भी दी है। देखिए, ऑप्शन पढ़ने की मेरे को आदत हो गई है, इसलिए कुछ बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि मैं ऑप्शन ना पढूं, तो धीरे धीरे मैं उस आदत को सुधारूंगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बलौदाबाजार भाटापारा जो है जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को आपस में मर्ज करने की प्रक्रिया किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा अनूठा राज्य है जहाँ पे अब स्कूलों को आपस में मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कुछ प्रावधान है। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, और गवर्नमेंट स्कूल में देखिए, जो भी एक परिसर में स्कूल हैं, जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला एक परिसर में है, तो उन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे। ठीक है, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एक परिसर में है, तो हाई स्कूल में मर्ज हो जाएंगे बाकी दोनों स्कूल। अगर प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सभी एक परिसर में हैं, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत सारे स्कूल मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा ही करना था तो अलग क्यों बनाया, फिर एक ही साथ बना लेते। ठीक है, और या फिर आत्मानंद ही बना दीजिए सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम, और जो अलग स्कूल बने हैं उन स्कूलों का क्या दोष। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया एक्चुअल में की जा रही है। जो बहुत से शिक्षकों की भर्ती हो गई है पिछली सरकार के कार्यकाल में, लगभग 24 से 25 हज़ार शिक्षकों की भर्ती हुई है। ठीक है, उस सरकार ने ये काम अच्छा किया कि शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा कर ली। अब इन्होंने वो प्रॉमिस कर दिया था चुनाव के पहले कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ठीक है, अब 33,000 शिक्षकों की भर्ती ना करना पड़े और अपना ये पैसा बचाना चाहते हैं जो राजनेता हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं ताकि और अतिशेष शिक्षक निकले। अतिशेष शिक्षक का मुद्दा आप देख ही रहे होंगे कि चल रहा है। ठीक है, ये कुछ भी कर लें, लेकिन मैं परीक्षार्थियों से और छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, वो होगी ज़रूर। 33,000 पदों के लिए नहीं होगी, लेकिन जितने भी पदों के लिए हो वो होगी ज़रूर, क्योंकि शासन के ऊपर दबाव धीरे धीरे बनेगा बेरोजगारों का, और वो भर्ती आएगी। इसलिए आप अपनी जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा की तैयारी है, उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको करते रहें लगातार। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा भविष्य में ज़रूर होगी, अभी नहीं होगी तो 3.5-4 साल बाद होगी। ठीक है, हाँ, उस समय मैं जानता हूँ कि बहुत से परीक्षार्थियों की एज निकल जाती है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, बस शासन से मांग की जा सकती है कि भाई एज रिलैक्सेशन दे। अब जब आप 4 साल 5 साल में भर्तियां निकालते हो, तो आप 40 साल की उम्र का कट ऑफ मत रखो, फिर 45 साल रखो, 50 साल रखो, या कट ऑफ ही क्यों रखना। जब तक जो एलिजिबल है उसको बनाने, नौकरी पाने का हक है ना। तो जब आप लगातार भर्तियां निकाल रहे हो तो भाई कोई कट ऑफ मत रखो, यानी कोई कट ऑफ रख दो, आप 35 साल रख दो, 40 साल, जो भी है। लेकिन आप लगातार भर्तियां नहीं निकालते हो, 4 साल में 5 साल में भर्तियां निकालते हो। एसआई की भर्तियां आप कर नहीं पाते हो, 2013 से आप भर्तियां निकाल रहे हो, 2024 तक आपकी भर्ती हो नहीं पाई है। तो जब आपकी प्रक्रिया इतनी ढीली है, तो नियम कायदा सारे परीक्षार्थियों के लिए क्यों बनाया जाना चाहिए, है ना। तो सॉरी, मैं ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ तो ज़्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसको याद। पहला प्रश्न है, राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? आपके ऑप्शन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला सेमर सूद बादल खोल गोमर्दा। तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। गुरु घासीदास तमोर पिंगला को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाना सुनिश्चित हो गया है। राज्य शासन ने इसकी सहमति प्रदान कर दी है कैबिनेट में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला अगर चौथा टाइगर रिजर्व बना तो ये देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व भी होगा। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व बनाने की जो संस्तुति है वो पहले ही NTCA ने दे दी है ना। तो इसलिए इसका लगभग अब टाइगर रिजर्व बनना तय है। ठीक है, इससे राज्य शासन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, जैसे कि अब यहाँ पे कोई भी खनन उत्खनन का कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये पूरी तरीके से संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरी झरना किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही जवाब है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में मकरी झरना स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये झरना जो है ये मेनली यानी बारिश में बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। इस कारण से न्यूज़ में भी बारिश में इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। जल स्तर ऊंचा उठने के कारण अच्छी तरीके से यह दिखता है, शानदार इसका नज़ारा होता है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में यह झरना स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में भारत को कौन सा पदक ओलंपिक 2024 में हासिल हुआ? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। हॉकी में भारत को लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पदक जीतना ही अपने आप में गर्व की बात होती है। ठीक है, बशर्ते इस वर्ष यानी 2024 के जो ओलंपिक में भारत ने अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है, और अब ऐसा मुश्किल लगता है कि स्वर्ण पदक हासिल होगा भारत को, क्योंकि ओलंपिक लगभग समापन की ओर है ना। तो ये याद रखना है आपको कि हॉकी में हमने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी हमने जीता था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन सहरावत को कुश्ती में कौन सा पदक हासिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। तो अमन सहरावत को कुश्ती में कांस्य पदक हासिल हुआ है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये पदक जितने भी हमने जीते हैं वो याद रहें। कुल 6 पदक अभी तक भारत ने हासिल किए हैं, तो इसको याद रखना है। अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है रजत पदक। ठीक है, पिछले ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक लाकर देश को गौरवान्वित किया था। इस बार भी उन्होंने रजत पदक जीतकर देश के लिए मेडल तालिका में एक रजत पदक को जोड़ा है। ठीक है, हालांकि हम लोगों को उम्मीद थी कि स्वर्ण पदक जीतेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो नमीद थे उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और 92 मीटर तक उन्होंने क्या फेंक दिया, जेवलिन थ्रो किया, जबकि 89 मीटर के आसपास 89 मीटर से कुछ अधिक नीरज चोपड़ा ने फेंका था जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो इस हिसाब से सेकंड रजत पदक हासिल करने वाले एथलीट बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जा गया है? तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासियों के द्वारा जो सेलिब्रेशन होता है बहुत ही अभूतपूर्व होता है। ठीक है, और कई जगह पे जो तिरंगा झंडा है वो आदिवासियों ने यानी आदिवासी समाज ने उसको भी सम्मानित किया। ये बहुत अच्छी बात है। तिरंगे के साथ जब कोई यानी समाज अपना आदिवासी दिवस मनाता है या कोई भी कह सकते हैं अपना त्यौहार मनाता है, तो उसकी बात ही अलग होती है। देशभक्ति और जज्बा भी उसमें दिखता है। तो आदिवासी समाज के लोग बिल्कुल इस चीज़ के लिए बहुत ही कह सकते हैं धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने तिरंगे झंडे को भी सम्मान दिया है। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन मानसून कहाँ चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग। इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, तो बस्तर संभाग में ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। नक्सलियों की बढ़ती जो समस्या है वो राज्य के विकास में बाधक है, और इस कारण से बस्तर में ऑपरेशन मानसून इस घनघोर बारिश में भी चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जवान जो हैं वो डटे हुए हैं और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ऑपरेशन मानसून बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन है सुनील कुजूर, अशोक जुनेजा, आरपी मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा जी का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया है। ठीक है, और इनका रिटायरमेंट अब 6 माह बाद होगा, है ना, एक्सटेंशन दिया गया है इनको। और ये याद रखना है आपको, कौन है वर्तमान में डीजीपी? अशोक जुनेजा। ठीक है, तो एक काबिल अफसर होंगे, इस कारण से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है तीरथगढ़, चित्रकूट, अमृतधारा या गौरघाट। तो इसका सही जवाब है तीरथगढ़। तीरथगढ़ जलप्रपात में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा,
और चित्रकूट जलप्रपात में भी ये प्रस्तावित है अभी, है ना, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ 3 माह के अंदर बनाने की योजना लागू की गई है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगला जो जलप्रपात होगा चित्रकूट होगा, जहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया जाना है, लेकिन वर्तमान में तीरथगढ़ जलप्रपात इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है महंत घासीदास संग्रहालय। महंत घासीदास संग्रहालय जो कि रायपुर में ही स्थित है, इसे पॉपुलर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जो रुद्र शिव की प्रतिमा जो ताला गांव से मिली थी, इसके अलावा बहुत से जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो विद्यमान हैं, यहाँ संग्रहित किए गए हैं और उनको सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इन अनूठे प्रयासों के लिए महंत घासीदास संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो बांग्लादेश में एक सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, और जो ये आंदोलन थे बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे, प्रधानमंत्री के घर पे भी घुस गए थे, है ना, और इस कारण से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जो कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने शायद भारत में शरण ली है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश में ये पूरे जो जन आंदोलन हुआ या स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण था आरक्षण, जो कि वहाँ बहुत ही गंभीर मुद्दा था। 30% का आरक्षण जो था वो फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिली को दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये 30% का आरक्षण पहले केवल किन के लिए था? फ्रीडम फाइटर्स के लिए, फिर उनके बच्चों के लिए हो गया, और फिर इसे बढ़ाकर उनके पोते पोतियों के लिए कर दिया गया, जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि इस आरक्षण को हटाया जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, और इसका जो पूरा जन आक्रोश जो है वो प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा और वहाँ से उनको भागना भी पड़ा है। ठीक है, वर्तमान में जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बांग्लादेश में, उनको वर्तमान में जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, और ये याद रखना है आपको कि कहाँ पे ये आरक्षण का विवाद चला, तो बांग्लादेश में। इसलिए आरक्षण एक जो है गंभीर मुद्दा होता है, और इसके साथ खेलना या इसको बार बार एक्सटेंड करना या इस पर राजनीति करना बहुत ही गलत बात है, जैसे कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसा किया था। ठीक है, जिसका खामियाजा वो भी भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक फाइनल में पहुंची, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है कुश्ती। विनेश फोगाट, है ना, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, और ये फाइनल में पहुंच गई, मतलब पदक तो पक्का है, या स्वर्ण पदक मिलेगा या रजत पदक इन्हें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आपको याद हो, विनेश फोगाट वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो एक आंदोलन किया था। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार भी हुआ था, तो इस तरीके से इन्होंने अपने खेल से, अपने प्रदर्शन से जो अपने आलोचक हैं उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन बनेंगी? तो आपके ऑप्शन हैं मनु भाकर, विनेश फोगाट, लक्ष्य सेन या पीवी सिंधु। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं पिछले वीडियो का जो होमवर्क प्रश्न था उसे। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि देश में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में सर्वाधिक कोयला भंडार है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बिल्कुल सही जवाब दिया, वो बधाई के पात्र हैं। सेकंड नंबर पे झारखंड, थर्ड पे छत्तीसगढ़ और फोर्थ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब देखेंगे कुछ पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में छत्तीसगढ़ से किसे शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ओपी चौधरी, और ओपी चौधरी को शामिल करने से छत्तीसगढ़ के युवा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। आखिर ओपी चौधरी ने बहुत सारी जॉब छत्तीसगढ़ के लिए निकाल दी है ना। सारे युवा अब रोजगार में हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उनके समर्थन में अभी रायपुर में वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका फूलों से और लड्डू से तौलने के लिए उनको एकदम रेडी खड़े हैं। सॉरी, ये एक कटाक्ष था। आप लोगों को पता ही है कि ओपी चौधरी ने कितना बड़ा विश्वासघात किया है छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ
पहले किस तरह की बातें की और अभी वर्तमान में जब वो खुद उस पद पे आसीन हैं जहाँ से सारी पोस्ट क्लियर होनी है, ये उन फाइलों के ऊपर कह सकते हैं गुंडी मार के बैठ गए हैं सर्प की तरह कि आओ छू के तो दिखाओ, ऐसा वाला। ठीक है, ना ही शिक्षक भर्ती की 33,000 पोस्ट आने वाली है, ना ही कोई पटवारी की पोस्ट आ रही है, ना ही अन्य कोई पोस्ट इस समय छत्तीसगढ़ में आने की है। दूसरी ओर CGPSC में जो जांच हो रही है उसकी रफ्तार इतनी धीरे है कि अब क्या ही बोला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक छल, एक विश्वासघात, पीठ में छुरा भोंकने का काम OP चौधरी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किया है। तो क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं युवाओं से यही कहूँगा जो भी हमारा वीडियो देखते हैं कि आप अपना समर्थन उस आंदोलन को ज़रूर दीजिए। भले आप घर बैठ के ही समर्थन दे रहे हैं तो भी दीजिए। और बिल्कुल अगर आप रायपुर तक नहीं जा सकते हैं मौसम की वजह से या अपने घर वालों की वजह से, ठीक है, और आप सारे कोर्स करके बैठे हुए हैं, तो कम से कम ट्वीट कीजिए जब भी ऐसे आंदोलन के लिए ट्वीट हो सकता है। और अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उनको लगती है तो बिल्कुल दीजिए। ठीक है, बस यही आह्वान रहेगा मेरा। और दूसरी ओर अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं अपना सपोर्ट कैसे दे रहा हूँ, तो ये वीडियो में मैं आपको प्रेरित करके अपना सपोर्ट उन युवाओं साथियों को दे रहा हूँ। मेरा एक दायरा है, मैं उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता, तो जिस दायरे पे रह के मैं जो काम कर सकता हूँ वो काम मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा रानी दहरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है जसपुर, कोरिया, कोरबा या कवर्धा। इसका सही जवाब है कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में है रानी दहरा जलप्रपात, जो बारिश के कारण अभी बहुत ज़्यादा इसमें सुंदर नज़ारा बन रहा है। ठीक है, और पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी है। ये 60 से 70 फीट ऊंचा झरना है। ठीक है, और पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होता है और सैलानी इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बारिश के मौसम में आप किसी भी झरने या नदी में जाएं तो उससे दूरी बना के रखें। ठीक है, क्योंकि किसी और एरिया में मान लीजिए कि यहाँ से हसदेव नदी बहती है कोरिया ज़िले से। ठीक है, कोरिया ज़िले से हसदेव नदी बहती है और आप कोरबा ज़िले के किसी एरिया में उस नदी में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, पानी में खेल रहे हैं या आपके बच्चे खेल रहे हैं, और कोरिया ज़िले के सोनहत ब्लॉक में अचानक से भारी बारिश होती है। ठीक है, हैवी रन हो जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक साथ फ्लो कहाँ पहुँचेगा, कोरबा में, वो भी अचानक पहुँचेगा, बड़ी तीव्र गति से पहुँचेगा और अचानक पहुँचेगा। तो जो लोग नदी में हैं उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, वो कुछ दूर तक बह जाएंगे और इसमें जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए बरसात के मौसम में आपको ऐसी सभी जगहों से दूर रहना चाहिए जहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना है और वो पर्यटन स्थल हैं। जैसे कि मैं अक्सर मेरे दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि बारिश के मौसम में कभी भी हिमालयी पहाड़ी ट्रेन का दौरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आप मनाली ना जाएं, आप शिमला ना जाएं, क्या कहते हैं, उत्तराखंड में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ना जाएं। ठीक है, घूमने अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सारे इलाके आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी भूस्खलन हो जाता है, कहीं पे भी क्या कह सकते हैं आप, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बहाव होता है, ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं। आपको याद होगा 2013 का जो प्रलय आया था उत्तराखंड में, जल प्रलय जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी किस कारण से आया था, मानसून के कारण ही आया था, जिसके कारण केदारनाथ के ऊपर जो झील थी वो फट गई थी, है ना। तो इस तरीके की घटनाएं इस काल में होते रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन बना है? जो बाइडेन के स्थान पे कौन बना है? तो इसका सही जवाब है कमला हैरिस। जो भारतीय मूल की कमला हैरिस है, रिपब्लिकन पार्टी से, अब वो उम्मीदवार हैं, जबकि डेमोक्रेटिक से आप डोनाल्ड ट्रंप को देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अब क्या होने वाला है, सामना होने वाला है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने बहुत ही ज़्यादा नाम खराब कर लिया अपना, है ना, और उनकी पार्टी का। ठीक है, तो भी अमेरिकन चुनाव है ये, हम याद रखिएगा, इंडिया के चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के चुनाव की बात कर रहे हैं। जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में,
और अगले उम्मीदवारों से अपना उन्होंने नाम पीछे ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब है लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन का नाम याद रखिएगा। पुरुष एकल बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कोई पदक लेके आएँ भारत के लिए। स्वर्ण पदक लाएँ तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई पदक इनको मिले ऐसी हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है? तो इसका सही जवाब है ST/SC आरक्षण। ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो ST/SC आरक्षण में बहुत लंबे समय तक ये हमारी मांग थी कि ये क्या हो, क्रीमी लेयर लागू हो। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आदिवासी समाज में जो अभिजात्य वर्ग है, अब आदिवासी समाज में भी दो वर्ग है, एक तो लोअर तबका और दूसरा हायर। तो हायर तबका क्या चाहता है कि उनको आरक्षण का लाभ मिलते रहे। वो खुद IAS हैं, उनके बच्चे IAS हैं, और वो चाहते हैं कि उनके पोते पोती भी IAS बन जाएं आरक्षण के दम पे। ठीक है, जबकि विभिन्न वर्गों ने ये चीज़ देखी और समझी कि अन्य जो ST/SC समुदाय हैं, उनके जो गरीब तबका है उसको कभी भी क्या नहीं मिला है, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। वो आज भी गाँवों में विद्यमान है, खेती बाड़ी कर रहा है, ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहा है। ठीक है, जो पढ़ लिख भी जा रहे हैं वो उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे वो उस गरीबी रेखा से बाहर निकल सकें, अपने गांव और अपने शहर का या अपने जाति का विकास कर सकें। अगर एक गांव से एक भी IAS ऑफिसर अभी तक बन जाता ST/SC समुदाय में, इतने सारे IAS हैं, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, भले वो IAS ऑफिसर अपने गांव के लिए शायद कुछ ना करे, क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर से कितने ही IAS निकले, वहाँ के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लोग मोटिवेट जरूर होते हैं उस एरिया के। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ST/SC समुदाय में अब जब क्रीमी लेयर लागू होगा, जो अभिजात्य वर्ग है इसका वो आरक्षण के दायरे से बाहर होगा, तो बाकी जितने भी समुदाय के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब ये लागू होगा तो आप ये मान के चलिए कि फिर से ST/SC के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको बरगलाया जाएगा, उनसे रैली निकलवाई जाएगी और इसका विरोध भी होगा। आप देखने को आपको ये मिलेगा। तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण कहाँ होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सुलार, तमिलनाडु में। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास है। ठीक है, अभ्यास है, जिसका पहला चरण कहाँ आयोजित होगा? सुलार, तमिलनाडु में, जबकि दूसरा चरण आयोजित होगा जोधपुर, राजस्थान में। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तरंग शक्ति 2024 अभ्यास। अब यह अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, आपको बताना है इसका सही जवाब। देश में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। इसका सही जवाब है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में नोमैडिक फेस्टिवल मनाया जाता है। पिछले वीडियो में हमसे कुछ गलती हुई थी, उसको भी हम सुधारना चाहेंगे। इस प्रश्न में, जो कि पिछले वीडियो का पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल कौन होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक न्यूज़पेपर के आधार पर पूछा गया था। ज़्यादातर जो जानकारियाँ हैं वो न्यूज़पेपर से ली जाती हैं, तो उसमें ऐसा ही छपा था, इसलिए हमसे ये गलती हुई। तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे 10वें राज्यपाल कौन होंगे, ऐसा क्वेश्चन इसे होना चाहिए था, जिसका सही जवाब है रमन डेका जी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि पिछले वीडियो में हमसे ये गलती हुई थी, इस वीडियो में हमने इस गलती को सुधारने का प्रयास किया है, और जो भी आपकी नोट्स है उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, और रमन डेका इसका सही जवाब है, और ये 10वें राज्यपाल होंगे।